आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया। और वो दिन याद कीजिए, 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे। देश निराशा की गर्त में डूब गया था। देश का नौजवान ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया। और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। पल पल देशवासियों के नाम, पल पल देश के नाम, आपके नाम। और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालूं, सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं। आप मेरे गुजरात के भाई बहन, आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है। और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था, जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था, उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां अंबा ने हम पर सब पर कृपा की है। और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है, और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया, और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है, और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं, और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी। और मेरी गारंटी है, आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं,
मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना। आटलो तो मारो हक बने कि ना बने। અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે। और इस पोलिंग बूथ जीतने की सफलता ही बनासकांठा से बहन रेखाबेन चौधरी और पाटन से भाई भरत सिंह डाभी वो विजयी होकर के दिल्ली आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे। और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहां कभी भी अस्थिर सरकार नहीं आने दी। आप किसी शॉर्ट टर्म प्रलोभन में नहीं पड़े। देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया। आपने गुजरात को इन सब से बचा कर रखा है। इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी। देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया, 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया।
साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पाबाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा, इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। साथियों, अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं, ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती है तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे, वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, 2-2 हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारा एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण। और कांग्रेस वाले, उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है
मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा? क्या चलेगा? क्या ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। પણ ભાઈઓ, તમે ગુજરાતીઓ મને મોટો કર્યો છે, તમે ચિંતા કરો. હા, એમનો ખેલ પૂરો જ આ વખતે. साथियों,
આ ચૂંટણીમાં મારે એવા સાથીઓ જોડે વાત કરવી છે, ખાસ કરીને જેમની ઉંમર 35, 40, 45 હવે, જે લોકો પહેલી વાર 18 વર્ષના થયા છે, મત મળ્યા હશે, એમને પહેલાની દેશની શું દશા હતી એની ખબર જ નહીં હોય. કારણ કે જેને હવે પહેલો વોટ મળ્યો હશે એ હું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યો એના પહેલા તો એ બિચારો 8 વર્ષનો હોય, 10 વર્ષનો હોય, 12 વર્ષનો હોય, એને એ વખતે શું દશા હતી દેશની ખબર જ નહીં હોય. એકવાર જરા આજકાલની પેઢી તો ગૂગલ વાળી છે ને, જરા ગૂગલ પર જઈને જૂના છાપા શોધજો. હેડલાઇન ચોરી, લૂંટ આ જ આવતી હતી. અને આજે શું સમાચાર આવે છે? આટલા પકડ્યા, આટલા કરોડ કબજે કર્યા, આટલાને જેલમાં નાખ્યા. અને એનો જ ફફડાટ છે આ. તમે મને કહો ભાઈ, આ દેશના લોકોની કાળી મજૂરી કરીને જે ટેક્સ આપ્યો હોય એને હું લૂંટવા દઉં? લૂંટવા દેવાય? અને આ લૂંટારાઓને ઠીક કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? હવે હું એક કામ કરું છું, મારા વાળ ખેંચે છે. તમને આશ્ચર્ય થશે સાથીઓ, આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારે સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો MP જોઈએ તમારી પાસે. અમારી સિવાય, ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી, કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી. બોલો, એટલે તમે 272 લડાવતા નથી અને કહો અમે સરકાર બનાવીશું. આજે તો એમની સ્થિતિ એવી છે કે આ એમનું જે શાહી પરિવાર છે ને, દિલ્હીમાં રહે છે, એમની દશા એવી છે કે પોતે આ વખતે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે. બોલો, આ મોદી સાહેબની કમાલ જ છે ને. શાહી પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ જ નહીં આપીએ કે. આ વખતે ત્યાં કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જ નથી. અહીંયા આપણા ત્યાં ગુજરાતના મોટા નેતા હતા અહેમદભાઈ. અહેમદભાઈ તો હવે રહ્યા નહીં. અહેમદભાઈનું પરિવાર ભરૂચમાં રહે છે. એમની દશા એવી, કોંગ્રેસને મત નહીં આપે. અહેમદભાઈનું પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે. કોંગ્રેસના એક મોટા નેતા બનતા સુધી ભાવનગરમાં જ રહેતા હશે, મત એમનો ભાવનગરમાં જ હશે. એ ભાવનગરમાં કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે. આ કોંગ્રેસની દશા છે. તમે વિચાર કરો. અને આ કોંગ્રેસને સંપૂર્ણપણે જ્યારે એમનો ચૂંટણી ઢંઢેરો આવ્યો ને ત્યારે મેં કહ્યું હતું આ મુસ્લિમ લીગની છાપ છે આમાં. અને એક પછી એક પાના ખોલવા માંડ્યા છે. હવે એમણે માઓવાદી ઘોષણાઓ કરવા માંડી છે, નક્સલવાદી. એમણે કહ્યું છે હવે એમણે પાર્ટી તો બરબાદ કરી, હવે હું તો મર્યો તને મારું, એ મૂડમાં દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે. એમણે પાર્ટી તો તબાહ કરી દીધી, દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે. અને એમણે એક નવો કહ્યું છે અમે એક્સરે કરીશું આખા દેશનો. કહ્યું છે ને આખા દેશનો એક્સરે કરીશું. એટલે તમારા લોકરમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે. તમારા ઘરમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે. તમારું બેંકમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે. તમારા ત્યાં કઈ દાગીનો બાજરાના કે જવારના ડબ્બામાં રાખી મૂક્યો હોય? એક્સરે. પછી લૂંટી લેવાનું. આ એમણે મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું છે જે બધું છે પછી જેની પાસે નથી એને વહેંચી દેવાનું. તમે આ ગરીબી વહેંચવા નીકળ્યા છો ભાઈ? આ દેશને તમે તબાહ કરવા નીકળ્યા છો? શું માંડ્યું છે તમે? તમે વિચાર કરો. એમણે બીજી એક વાત કરી. એમના એક ખેરખા બેઠા છે વિદેશમાં, એમણે ત્યાંથી સંદેશો આપ્યો, જાહેરમાં કહ્યું
આપણે ત્યાં દરેક મા બાપ એની ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ મૃત્યુ પછી સંતાનોને કંઈ ને કંઈ આપીને જવું. દરેક મા બાપની ઈચ્છા હોય કે ના હોય? કોઈ મા બાપ એવું હોય કે હું તો દેવું કરીને જઈશ, છોકરા ભરશે, એવો કોઈ મા બાપ હોય ભાઈ? એકે મા બાપ એવા હોય? બધા મા બાપ કંઈ ને કંઈ બચત કરે કે ના કરે? છોકરાઓ માટે આપીને જવાનો વિચાર કરે કે ના કરે? હવે કોંગ્રેસ વાળાએ એના ઉપર દોરો નાખ્યો છે અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો. એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે. 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે 1 ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ, અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે. એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈઓ. અને એટલા માટે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ કોંગ્રેસથી ચેતતા રહેજો. આ લોકોએ જે એમના બધા પાપો શરૂ કર્યા છે, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમને ખબર નહીં હોય. ગુજરાતમાં એક જમાનો હતો 30-35 ના, એમને ખબર નહીં હોય. સાંજે વાળું કરતી વખતે વીજળી નહોતી આવતી ભાઈ. આપણા બનાસકાંઠામાં પાણી ન મળે. પાણી મહેમાન ગતિએ જઈએ ને તો રાત રોકાવતા ને ચિંતા થાય કે સવારે નાહવા માટે ડોલ પાણી લાવીશું ક્યાંથી. એવા દિવસો હતા. આજે આપણે ત્યાં અનારની ખેતી થવા માંડી અને આલુની ખેતી, બટાકાની ખેતીમાં તો ક્યાંય પહોંચી ગયા. આ કોંગ્રેસ વાળાએ કોકને કહ્યું લાગે છે અમને કે અહીંયા આલુની ખેતી થાય છે, સોનું બનાવવા આવી જશે. આપણે ત્યાં જે બદલ આવ્યો છે ને ભાઈઓ, હવે મને કહો, આપણે ત્યાં પાલનપુર વંદે ભારત પહોંચી ગઈ. પહોંચી કે ના પહોંચી? જે રીતે આપણે વિકાસના કામો કરી રહ્યા છીએ, સુજલામ સુફલામ યોજના બનાવી, પાણી પહોંચાડ્યું, 4 કરોડ લોકોના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો કે નહીં આવ્યો? નળથી જળ. નહીં તો આપણે ત્યાં અહીંયા ઉત્તર ગુજરાતમાં તો માથે બેડલા લઈને 3-3, 4-4 કિલોમીટર જવું પડતું. આપણી માતાઓ બહેનોનો અડધો દાડો પાણીમાં જ જતો. આ બધામાંથી આપણે બહાર લાયા. એના માટે કાળી મજૂરી કરી જ ભાઈ. એટલે જે જૂની પેઢીના લોકો છે એની બધી ખબર છે, પણ આ જે 40 થી નીચેના જે છે ને એ બધાના જૂની ખબરો નથી ભાઈ. એટલે યાદ કરાવવું પડે કે આપણે હવે એવા દિવસો નથી લાવવાના. વાર તહેવારે આપણે ત્યાં ઉલ્લડ થતા હતા ભાઈ. આપણે ત્યાં છોકરું જન્મે ને તો કાકાનું નામ ના આવડે, મામાનું નામ ના આવડે, પણ કરફ્યુ બોલતા આવડે. કરફ્યુ જ જોયો હોય એને. 1 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તેને 3 કરફ્યુ જોયા હોય. એવા દિવસો હતા. આજે કરફ્યુનું નામો નિશાન નથી અને સુખ ચેનથી બધા સાથે મળીને જીવે છે. એ આપણું ગુજરાત છે. ભાઈઓ બહેનો, શિક્ષણમાં મને યાદ છે, હું જ્યારે કન્યા કેળવણી માટે કામ 2002માં જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો હતો, કન્યા કેળવણી ચીજ બનાસકાંઠાનું નામ સૌથી નીચે આવે. આજે એમાંથી મોટી ક્રાંતિ થઈ અને આધુનિક શિક્ષણની દિશામાં મારું બનાસકાંઠા આગળ વધવા માંડ્યું ભાઈઓ. બાળકો નિશાન નહોતા જતા, આજે જવા માંડ્યા. એટલા જ મને ઉચ્ચ શિક્ષણ તરફ જવા માંડ્યા. કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એ છે ભાઈ કે ગુજરાતે વિકાસ જે કર્યો છે એની પાછળ એક વિઝન રહ્યું છે, એક લાંબા ગાળાની મહેનત રહી છે અને એના પરિણામે આજે આપણું ગુજરાત આગળ વધ્યું છે. મારી સૌ મતદાતાઓને વિનંતી છે
સૌ મારા વાલા નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે, આપણે તો બનાસકાંઠાના લોકો ધૂળની ડમરીઓમાં મોટા થયા જ બે. આપણે તો ગરમીને ઓગાળી દીધી એવા લોકો છીએ. ગમે તેટલી ગરમી હોય, મતદાન વધવું જોઈએ. વધુમાં વધુ મતદાન થાય અને જૂના બધા રેકોર્ડ તૂટવા જોઈએ. તોડશો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભવ્ય વિજય અપાવજો. ગુજરાતની બધી સીટો જીતાડજો. આપણી બે સીટો અહીંયા જે ભેગા થયા છે બધા જીતાડજો. પાક્કો. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.